क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बन जाने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं। तो पिछली क्लास में हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कवर किया था, वो था सेल मेम्ब्रेन। हमने देखा सेल मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, ये भी देखा हमने सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस प्रकार से जो है वो फंक्शन करती है, ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप को देखा हमने। और उस दौरान मैंने आपको कुछ परफॉर्मेंस शीट जो अपलोड की थी मैंने, जो बड़ी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस शीट है। जहां तक मुझे नंबर ध्यान तो नहीं, पर फिर भी शायद वो परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट नंबर 30, 31, 32, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट शीट, जिनमें कि डेस्मोसोम्स के बारे में, गैप जंक्शंस के बारे में, ठीक है ना, आपके टाइट जंक्शंस के बारे में दे रखा है बेटा। तो एक बार पढ़ लेना उसको आप, क्योंकि वो सब एग्जाम में आता है। जब हम जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे और हम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, हार्ट को समझेंगे हम, तब वो सब चीजें काम आएंगी बेटा। के इपिथेलियल टिश्यू पढ़ेंगे तब काम आएगा। तो अभी जो है वो इंफॉर्मेशन का सेट ऑफ इंफॉर्मेशन एक आपको परफॉर्मेंस शीट के थ्रू भी मिलता है बेटा, उसको भी देखा करो, पढ़ा करो। के मतलब आप सोचिए ना, आपको यदि 6 PM पे परफॉर्मेंस शीट मिलता है तो किस लिए मिलता था कि आप पढ़ लें। 7 PM पे आपका डीपीएस आता है, ठीक है। और अभी आपके जितने भी वीडियोस जो आ रहे हैं, आपके जो आपके ऐप पर रिलीज हो रहे हैं, वेबसाइट पर रिलीज हो रहे हैं, सब में बेटा डाउनलोड का ऑप्शन है। कई बच्चों ने बोला सर कि देखिए इंटरफेस थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि हम यूट्यूब को सीधा कॉपी तो नहीं कर सकते ना। तो हमारा जो इंटरफेस है उसमें मच मोर फंक्शन, स्लीप टाइमर से लेकर आपका स्पीड, आपका क्वालिटी ऑफ वीडियो, एवरीथिंग यू कैन कंट्रोल। के उसमें जाके देखिए, आप थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए उसके अलग अलग बटन दबा के, उसमें मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, ठीक है ना। यानी अभी एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर जो भी वीडियोस आएंगे उनके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं, तो बिल्कुल एक्सप्लोर कीजिए, देखिए उसको। केवल सोच लेना कि नहीं सर यूट्यूब जैसा नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता बेटा, है ना। आपको देखना पड़ेगा, हमने इतना सारा दिमाग लगाया, इतने लोगों ने काम किया, कुछ उन्होंने क्रिएट किया, उसको देखिए उसको के इट इज मच बेटर देन यूट्यूब, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं आपसे ना, एक बार उसको ट्राई करके देखिए। वीडियो डाउनलोड ऑप्शन सबके लिए खुल गया है। हाँ, जो पुराने वीडियोस हैं उन्हें डाउनलोड करने में दिक्कत ये होगा कि वो वीडियोस यूट्यूब के थ्रू वहां पर पहुंचे थे, तो उन वीडियो को धीमे धीमे हम शिफ्ट करेंगे, और उसके बाद जब वीडियो वहां यूट्यूब से जो है हमारे सर्वर पर शिफ्ट हो जाएंगे, देन आप उनको भी डाउनलोड कर पाएंगे। कि थोड़ा सा अभी क्या हमारी टीम दिन और रात काम की, पिछले 8 दिन में कोई आदमी नहीं सोया, के आंखें फूली हुई कि मैं वीडियो कॉल में बात करता हूं, तो मतलब वो 2 घंटा 3 घंटा आराम कर पाए, इतना जमकर उन्होंने काम किया, क्योंकि एज सुन एज पॉसिबल इस चीज को फिक्स करने के लिए। तो अब 2-4 दिन का गैप दीजिए, वो अपना वीडियो को फिर से आपके जो पुरानी वीडियोस को वहां पे डाल देंगे। देखिए वो भी इंसान है ना यार, है ना, सब मिलके काम करते, तो हमें थोड़ा सा ह्यूमन अप्रोच तो रखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, है ना, हर चीज तो करते हैं बेटा, है ना। अब आप उसमें भी यदि आप हर जगह केवल कमी निकालते हैं, यू नेवर अप्रिशिएट एनीथिंग, तो कुछ नहीं हो सकता बेटा, ठीक है ना। मतलब कभी कभी क्या होता है, आपको जो दिखता है ना कि एक छोटी सी चीज है, इसके लिए कितना प्रयास किया गया होगा ये पता नहीं होता हमको, ठीक है। चलिए, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर में। तो आज हम बात करेंगे सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल्स की बात करेंगे कि अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं। याद रखिएगा बेटा, सेल में डीएनए केवल 3 जगह पे होता है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में। बाकी सेल में इसके अलावा डीएनए कहीं देखने आपको नहीं मिलता है। एक सेल में यदि प्लांट सेल की बात करें, डीएनए होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है ना। एनिमल सेल की बात करें तो डीएनए होता है न्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है ना। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल जो है वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं बेटा एक वे सेल ऑर्गेनल होते हैं जो कि डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक है। एक वो होते हैं जो कि ऑटोनॉमस होते हैं, कि ऑटोनॉमस होता है खुद पूरा डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कई बार हम इनका मतलब नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल हमेशा लेते हैं, आज भी उसी एग्जांपल में बात करूंगा कि हम छोटे से बड़े होते हैं। के हम जब छोटे होते हैं, KG1 हम प्ले ग्रुप में पढ़ने जाते हैं, फिर KG1 KG2 पढ़ने जाते हैं, फिर क्लास 1st 2nd 3rd 4th 5th ऐसे करके हम जो है वो 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th
जैसे आप है, अभी आप 11th में हैं या 12th में हैं के, या आप जो है वो जो है 12th पास कर चुके हैं और नीट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। मैं ड्रॉपर वर्ड यूज करना पसंद नहीं करता हूं। आप बोल सकते हैं कि यू आर अटेम्प्टिंग फॉर दी नीट एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप रिपीट कर रहे हैं उसके लिए, तो हो सकता है किसी भी फेज में हो। एक वो फेज आ गया आपका। हम अपनी पूरी जिंदगी में चीजों को सीखते हैं कि जब कभी कोई आदमी से हम मिलते हैं, जैसे आप मुझसे मिलकर कुछ बात कहते हैं, तो हो सकता है कि आपके मेरे विचारों में थोड़ा फर्क हो, ठीक है। फर्क इस मामले में हो सकता है कि मेरी एज जो है, उस एज में मैंने बहुत कुछ देखा हुआ है ऑलरेडी, लेकिन मैं किसी और बुजुर्ग आदमी से आके मिलता हूं, मतलब मैं बुजुर्ग नहीं हूं बहुत, ठीक है, लेकिन मैं अपने से जो है बड़ी उम्र के आदमी से आके मिलता। मान लीजिए सपोज कि कोई व्यक्ति है जो 65-70 ईयर के, सपोज कि मेरे को मौका मिला, मान लीजिए मैं सीरियसली मिलना चाहता हूं रतन टाटा से, तो रतन टाटा से मिलने का मुझे मौका मिला, तो अब उनकी जो उम्र है मुझसे तो ज्यादा उम्र है उनकी काफी के, तो ऑलमोस्ट रिटायर्ड है वो, तो उनसे मैं मिला, तो मान लीजिए 67 मान लिया 68 करके, उनसे मैंने 4 बातें सुनी मैंने, तो मुझे लगेगा कि ये जो बात कह रहे हैं, मतलब ये इनका अनुभव, इतनी बड़ी इंडस्ट्री चलाने का अनुभव है इनको, इतना जानते हैं चीजों को, इतना कुछ इनको मालूम है, सूचना है, ठीक है ना। अथॉरिटी मतलब समय के साथ साथ हम लोग चीजों को सीखते हैं और हम डील करना सीखते हैं, ठीक है। मतलब हम समय के साथ साथ जो है वो चीजों को सीखते हैं और हम फाइनली डील करना सीखते हैं। हम ये सीखते हैं कि हमें जिंदगी में जो है वो किस प्रकार से लोगों से इंटरेक्ट करना है, किस प्रकार से हमें व्यवहार करना है, ठीक है, ये सब चीजें सीखते हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, सीखते हैं, मतलब हमारे पास इंफॉर्मेशन, सूचनाएं होती हैं के, और वो इंफॉर्मेशन के आधार पे काम चलता है। जैसे देखिए, आप यदि अपनी पोजीशन देखें हम, ठीक है, हमारे घर में, जो घरों में सबसे अधिक जो डिसिसिव पोजीशन में व्यक्ति होता है, जो घर के सारे डिसीजन, मान लीजिए ये घर छोड़ के दूसरा घर किराए पे लेना है, या दूसरा घर परचेज करना है, ठीक है, कार ये वाली लेके ये वाली कार लेना है हमको, ठीक है, इतने इसके यहाँ के मैरिज फंक्शन में हम जाएंगे और इसके यहाँ तो जाएंगे नहीं हम, ठीक है। ये डिसीजन जो है वो बड़े डिसीजन कौन लेता है, घर के बड़े लेते हैं, स्पेशली पापा इन्वॉल्व होते हैं। वो डीडी जो पिताजी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया ठीक है, हमने कहा कि ऐसा होगा, मतलब आज से आप ये करेंगे। क्योंकि अब मम्मी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है उनको, लेकिन मम्मी ज्यादा इन्फ्लुएंस कर नहीं पाती, ठीक है, क्योंकि कोशिश तो करती है, लेकिन तो हमने कहा चलो पेरेंट्स मान लेते हैं एक यूनिट, हमने माना पेरेंट्स एक यूनिट है, जिनके पास सारी सूचनाएं हैं, वे आपके अच्छे के लिए, आपके के भले के लिए बहुत कुछ सोचते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। दे आर दी ऑटोनोमस बिकॉज दे हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है। आप छोटे हैं, आपको, आप मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल कि आपने कभी गौर किया है, कभी देखिएगा छोटे बच्चे, जब जैसे मेरे बच्चे कभी किसी बर्थडे पार्टी में आते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि पापा उसका बर्थडे है, अथर्वा का बर्थडे है। अच्छा, कहां? वो सामने वाली बिल्डिंग बी ब्लॉक में बर्थडे है, ए सी ब्लॉक में बर्थडे है, ठीक है, चले जाओ, है ना। पापा गिफ्ट, अच्छा ठीक है, हमने देखा अपने घर में क्या रखा हुआ है, मतलब ऐसा क्या था जो हमारे बच्चों को कभी मिला हुआ था, जो हमारे काम का नहीं था, तो हमने कहा चलो उसी को सुलटा देते, ठीक है। तो हमने क्या देखा, पेंसिल का डब्बा, बॉक्स, कुछ ना कुछ मिला हुआ था, तो हमने उसको गिफ्ट रैप कर दिया। हमने कहा ये लो भाई, उसने कहा ठीक है पापा, है ना, छोड़ दो ना। तो सामने जाके इसको छोड़ दिया, पूछ लिया उनके पेरेंट्स से कि भाई कितने बजे तक पार्टी चलेगी, उन्होंने कहा भाई शाम को 6 बजे पार्टी शुरू हुई, 7:30 बजे पार्टी केक कट जाएगा, पार्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है, आप बच्चा ले जाना। फिर हमने कहा ठीक है, 7:30 बजे हम लेके चले गए हम, है ना। मतलब बच्चे को हमने बोला, बच्चे ने क्या बोला, मुझे बर्थडे पार्टी में जाना है। आपने कहा किसका बर्थडे, क्या है, 50 चीजें पूछी, आपने उसने बताया ये कार्ड है, पढ़ लो, इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, क्या गिफ्ट में देना है, हमने डिसाइड किया क्या गिफ्ट में देना है। अब उसको, बच्चे को क्या, उसको तो बर्थडे पार्टी में जाके बस डांस कर रहे मजा था उसको, कि सिर पे टोपी लगा के डांस करते, ये मजा था उसका। अब छोड़ दिया, छोड़ के वापस उसको हम लेके आ गए, कि ये बात है जब आपकी उम्र थी 6 ईयर, ठीक है, मान लिया 6 साल आपकी उम्र थी, है ना। अब इस समय क्या था, इस समय आपके सारे डिसीजन, कि जूते क्या, बहुत सारे डिसीजन जो है वो आपके पेरेंट्स ही ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब आपके पास क्या सूचना, कुछ नहीं है आपके पास है, आपके पास केवल एक ही सूचना है, कूदो, इधर से उधर कूद जाओ, फिर गिर जाओ, है ना, रोने लगो, भूख लगे तो मांग लो खाने को, यही सूचना बस, ठीक है, इसके अलावा कोई सूचना नहीं है। मतलब ठीक है, तो सारा डिसीजन हमने लिया। अब क्या हुआ, अब आपकी उम्र हो गई है 16 ईयर्स, 16 साल के हो गया, ठीक है, 16, 17, 18, चलो टीनेजर हो गए आपके। अब आप पढ़ते हैं 10th क्लास में पढ़ते हैं, 10th 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आपको निमंत्रण आया आपको कि भैया सिमी की बर्थडे पार्टी है, क्लासमेट है, बुलाया सिमी ने। अच्छा,
पक्का जाएंगे बर्थडे पार्टी में, एक मिनट एक झटके में तय कर ले जाएंगे। ठीक, शाम को पापा को बताया मम्मी को, मम्मी जरा 500 रुपए देना। क्यों, किस बात के पैसे चाहिए तुमको? बर्थडे पार्टी में ना। एक किसकी बर्थडे पार्टी है? अरे हे एक क्लासमेट है, उसकी बर्थडे पार्टी। कौन क्लासमेट है? अरे मम्मी आप नहीं जानती उसको। मैं किसको नहीं जानती? अरे मम्मी ऐसे बहस करोगे हर चीज में, मैं पापा से बोलूंगा। ठीक है बेटा, कितने बजे जाओगे? छोड़ दे तुमको, पापा छुड़वा दें? अरे मैं बड़ा हो गया हूं, कहां छुड़वा दे, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, आपने उठाई स्कूटर और आप निकल लिए। ठीक है, कहां? बर्थडे पार्टी में। मैं मुझे मालूम है, तुम नाम बोले झट से बोले सीमी की बर्थडे पार्टी में। अरे कहानी का सार तो समझो। तो मतलब आप बर्थडे पार्टी के लिए निकल गए, अब आप गए पार्टी में, आप 8 बजे गए पार्टी में, 9 बज गया पार्टी में, 9:30 बजे आपने कहा मम्मी चिंता करी, फोन, मम्मी मैं आ ही रहा हूं, रास्ते में हूं। पार्टी में हैं आप, रास्ते में 15-20 मिनट पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है ना? अब आप 10 बजे घर पहुंच गए। पापा ने पूछा बेटा इतना लेट मत आया करो। ठीक है पापा, ध्यान रखूंगा। है ना? इस बार आपका थोड़ा पोजीशन बदला या नहीं बदला? पोजीशन बदला कि नहीं बदला? 6 साल की उम्र में क्या था, छोड़ दिया, लेने पहुंच गया, नहीं पड़ेगा कि कुछ नहीं कर सकते, क्या गिफ्ट भी नहीं, कहां जा रहे हैं सब बताना पड़ा। इस बार क्या, थोड़ा छुपाया, थोड़ा बताया, थोड़ा काम हो गया, थोड़ा, समझ गए ना? ठीक है, आप पार्टी, आप जब बड़े हो गए, आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, अब आप डॉक्टर बन गए, अब आप एमबीबीएस कर लिया आपने, आप एमडी कर रहे हैं कहीं पर के, अब आपकी बैचमेट है उनके, आप मतलब आप हमेशा बैचमेट लड़की भी हो सकते हैं भाई, है ना? आपका बैचमेट है, उसका बर्थडे पार्टी, चलो सपोज कि हमने कहा पंकज का बर्थडे पार्टी है, चलो पंकज के बर्थडे पार्टी में आज शाम को जो है वो फला रेस्टोरेंट में सब लोग मिलेंगे, वहां पार्टी करेंगे। पहुंच गए सब लोग। अब क्या घर पे फोन लगा बताया, मम्मी मैं बर्थडे पार्टी में जा रहा हूं, मैं ना पंकज का बर्थडे, नहीं बताया आपने, मम्मी को पता ही नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि आप एमबीबीएस करके अब आपके पास बहुत सूचना है किससे बात करना है नहीं करना के। उनने भी चिंता नहीं की, उनने फोन लगाया, बेटा मम्मी मैं बाहर हूं, बात करता हूं 5 मिनट ना, एक जगह बाहर आया हूं, बात करता हूं, कल लगाता ना फोन आपको। रख दिया फोन आपने। ठीक है, ऐसे ही हुआ। अब क्या है, अब की बार तो पूरा निर्णय आपने, किसकी बर्थडे पार्टी में जाना है, खुद कमाने भी लगे, खुद के पास सूचना है क्या देना है गिफ्ट में, कितने बजे लौटना। अब आप क्या आप पार्टी में गए थे रात को 9 बजे, 8 बजे पार्टी में गए और 2 बजे रात तक पार्टी करते रहे। ठीक है, फिर लौट के आप घर आए, कोई कुछ बोला, कोई कुछ नहीं बोला, है ना? क्यों? तीनों जगह पर तो आप ही हैं, तीनों जगह पे 6 साल की उम्र में आप हैं, 16 साल की उम्र में आप हैं, 26 साल की उम्र में आप हैं। तीनों जगह पे फर्क किस चीज का है? फर्क है केवल सूचना का, इंफॉर्मेशन का फर्क है कि सूचना जिसके पास कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, समझो बात को, कहानी को, जिसके पास कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो ऑटोनोमस होगा, स्वायत्त होगा, उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इन्फॉर्म करेगा सिर्फ। बड़े हो गए, आपने कहा भाई मम्मी मैं पापा को बोला पापा काउंसलिंग चल रही है और मैं एमडी एनेस्थीसिया लूंगा। ठीक है बेटा। उन्होंने नहीं बोला कि तुम एमडी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो, तुम एमडी ये जो है उसमें पल्मोनरी मेडिसिन क्यों ले रहे हो, तुमने क्यों लिया एनेस्थीसिया, पूछा ही नहीं उन्होंने कहा भाई जो सोचेगा सही सोचेगा लड़का, उसे करना आगे, है ना? 6 साल की उम्र में आपने डिसाइड किया था नहीं आई स्टॉप, मैं पढ़ना बंद कर रहा हूं, आई डोंट लाइक स्टडीज, ठीक है, आई वॉन्ट टू बिकम ए बांसुरी प्लेयर। पिताजी बोलते इधर आओ, घर में पतली वो डंडी पड़ी थी, कहां गई वो संटी पतली लग लेके आओ जरा, बहुत 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 होशियार बन रही है। नहीं 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 हम तो पढ़ेंगे। आपने निर्णय चेंज कर लिया डंडी देख के, आपने कह रही पिटाई लगेगी इससे तो अभी। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार आपके पास सूचना नहीं थी, आप जो है वो इन्फ्लुएंस में, इंफॉर्मेशन नहीं थे आपके इसके। लेकिन जब आप बोलोगे सर 16 साल की उम्र वाला पोजीशन बताओ ना क्या है, वो तो उसी उम्र से हम चल रहे हैं। इस उम्र में आपकी पोजीशन ये है कि आपने बोला कि चलिए हम आपने अपने अब अभी आप बोल रहे हैं घर में, मम्मी पापा मैं सोच रहा हूं कि आई हैव ए थॉट इन माई माइंड कि बोलो बेटा क्या करना है। मैं बंबई भाग रहा हूं, वहां गीतेंद्र सर भी रहते हैं, बंबई भाग रहा हूं, वहां जाके मैं फिल्म इंडस्ट्री में स्ट्रगल करूंगा और एक दिन मैं फिल्म स्टार बन के आऊंगा। ठीक है, हाँ तो मम्मी पापा पिताजी बोलेंगे अब बड़ा वाला डंडा लेके आओ, वो जो अपन ने चोर मोर ना आ जाए उसके लिए डंडा रखा ना घर में, वो कभी इस्तेमाल तो हुआ नहीं, आज चलो उसका शुभारंभ करते डंडे का अपन। तो आपने कहा नहीं हम तो मजाक कर रहे थे, हम कौन सा जा रहे हैं बंबई। ठीक है, या आपने बोला वो याद है बर्थडे पार्टी में गए थे हम, हाँ वो सिमी की बर्थडे पार्टी, हाँ हम चाह रहे हैं कि मम्मी जीवन भर आपको कुछ काम ना करना पड़े,
मम्मी ने कहा उठाओ मेरी चप्पल दो जरा। पढ़ना लिखना है नहीं, 16 साल 17 साल की उम्र, ज्ञान ले लो इनसे, यही रख के बैठे सारा ज्ञान। बहुत फिल्में देखते हो आजकल। डांट पड़ी या नहीं पड़ी? पड़ी ना, ठीक है। लेकिन जब आप 26 साल के हो गए, आपने मम्मी को बताया कि मम्मी वो किसी से मिलाना है आपको। किससे बेटा? ये है रुचि, मेरी बैचमेट है, ये भी MBBS साथ में की है, ये हम लोग ये वहां पढ़ते कॉलेज में, तो बोल रही थी आपके घर देख के आना। मम्मी सब समझ गई कि कार्यक्रम क्या है, मम्मी सब समझ गई। लेकिन अच्छा बेटा कोई बात नहीं, अच्छा आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये 50 वो बात मतलब होता है ना, कम्युनिकेशन शुरू हो गया। अभी कोई कुछ नहीं बोला, पिताजी थोड़ा देखे कनखियों से कि ठीक है बेटा, हम नहीं कर पाए, तुम कर रहे हो, अच्छी बात है ना, ठीक है, हम तो खैर है ना, अब जमाना अलग था ठीक है। तो कहानी मतलब वो डिफरेंट हो गई पूरी। और 6 साल की उम्र में बोला होता ना, तो फिर समझ जाते लोग बात कि भाई ये तो इसका तो बचपन से स्क्रू ढीला हो गया इस आदमी का, तो ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि बिल्कुल वैसे ही है कि इस बार क्या है, अब आप देखो, ये मैंने आपको बताया असली जिंदगी में क्या होता है, ठीक है। अब हम आते हैं सेल की दुनिया में, ठीक है, कि सेल की दुनिया में आप बोलोगे सर केवल कहानी सुनाओगे क्या आज आपके? तो सेल की दुनिया में हम बात करेंगे बेटा। तो सेल की दुनिया में मतलब सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग वे सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है, लेकिन ये 16 साल के होते हैं। दे डोंट हैव कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं है, ये अपने आप को जो है अकेले सस्टेन नहीं कर पाएंगे। भले ही इनके पास खुद का डीएनए हो, खुद की इंफॉर्मेशन हो, बट दे कैन नॉट सस्टेन देमसेल्व्स इंडिपेंडेंटली फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है ना, क्योंकि इनका अभी भी पालन पोषण पापा ही करते हैं। मतलब पापा बोले तो न्यूक्लियस के पास में ऑटोनॉमस है, उसके पास सारी सुविधा। न्यूक्लियस ने सोच लिया ना कि सबको मरना है तो मर गए सब, ठीक है ना, ठीक है। मतलब न्यूक्लियस ने डिसाइड कर लिया। एपोप्टोसिस, उसने कहा है कि हम सेल के अंदर जो है वो एपोप्टोसिस, सेल के अंदर हम ऐसा व्यवस्था करेंगे कि पूरी सेल को खत्म कर देंगे, तो पूरी सेल खत्म हो गई, ठीक है। That can be decided by the nucleus। कितनी बार डिवाइड करना है, न्यूक्लियस डिसाइड किया। सेल में क्या कब बनना है, कितना बनना है, कहां पे किसको प्रोवाइड करना है, न्यूक्लियस डिसाइड किया। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस। इवन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कई सारी एक्शन का निर्णय कि भाई तुमको कितना कंटेंट पे काम करना है, डिसाइड न्यूक्लियस ने किया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी जो मेन एंजाइम है उसका निर्णय किसने लिया? न्यूक्लियस ने लिया। लेकिन बाकी सारे फंक्शन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट खुद कर सकते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं अर्ध, ठीक है। सेमी मतलब आधा, ठीक है। ऑटोनोमस मतलब आधा काम, मतलब कुछ मोस्ट ऑफ द काम ये अपना खुद कर सकते हैं, लेकिन मेजर डिसीजन के लिए स्टिल दे आर डिपेंडेंट ऑन द न्यूक्लियर डीएनए, ठीक है ना, क्लियर। अब इंपॉर्टेंट बात तो ये कि यदि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल के पास में अपना खुद का डीएनए होता है, तो ये डीएनए को इनकी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करने के लिए दे मस्ट हैव मशीनरी। अदरवाइज तो कैसे काम चलेगा भाई? डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करता है? डीएनए अपने आप को बाय द वे ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक्सप्रेस करता है। डीएनए एमआरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए बनाएगा, एमआरएनए प्रोटीन को बनाएगा और प्रोटीन एंजाइम में कन्वर्ट होगा, तब जाके सेल में काम चल रहा होता है, क्लियर, ठीक है। इसका मतलब ये कि सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं ये वो कोशिकांग होते हैं जिनके पास अपना खुद का डीएनए होता है। और ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। न्यूक्लियस क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि न्यूक्लियस के पास में कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वो ऑटोनोमस सेल कंपोनेंट होता है, ठीक है। इन सेल ऑर्गेनेल में आरएनए होता है, 70 राइबोसोम होता है, क्योंकि इसके बगैर तो ये अपनी इंफॉर्मेशन को आगे प्रोसेस कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। फिर दिस सेल ऑर्गेनेल्स रिजेंबल लाइक प्रोकैरियोटिक सेल। ये सेल ऑर्गेनेल प्रोकैरियोटिक सेल के साथ, अब देखो, अब खास बात ये कि इनके पास क्या है, इनके पास में होता है सर्कुलर डीएनए, इनके पास होता है सर्कुलर डीएनए, ठीक है। इनके पास सर्कुलर डीएनए होता है, इनके पास जो है वो 70S राइबोसोम होता है, ठीक है। अब सोचिए सर्कुलर डीएनए है, 70S राइबोसोम है, तो ये तो पूरे प्रोकैरियोटिक के समान कैरेक्टर हो गए, और तो और इनका साइज भी प्रोकैरियोटिक सेल के समान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के समकक्ष है, क्योंकि साइज बराबर है, दोनों में सर्कुलर डीएनए है, दोनों के पास में 70S राइबोसोम है, ठीक है। इसका मतलब ये इसके समान हो गए, मतलब कोई ना कोई संबंध इनका प्रोकैरियोटिक सेल से रहा है। चलो वो भी ढूंढते हैं हम, ठीक है। तो इसके लिए इनको हम सेल विद इन सेल कहते हैं। तो कॉमन एमसीक्यू एग्जाम का ये कि किन सेल ऑर्गेनेल को हम सेल विद इन सेल कहते हैं, तो वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के। और इसके लिए एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दिया था अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने, ठीक है।
अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को दिया। इन्होंने कहा कि जब कभी बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हो रहा होगा, जब कभी जैव विकास हो रहा होगा, तो एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर छोटी प्रोकैरियोटिक सेल अंदर इंटर कर गई, उसके सेल के अंदर सेल इंटर कर गई। एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल होगी, उसके अंदर छोटी प्रोकैरियोटिक सेल इंटर कर गई और छोटी प्रोकैरियोटिक सेल ने कहा कि हमको फूड दो। तो बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने पूछा कि तुम बदले में क्या करोगे? उसने कहा मैं फोटोसिंथेसिस करूंगा, तो क्लोरोप्लास्ट बन गया। उसने कहा मैं तुम्हारे फूड को प्रोसेस कर दूंगा, एनर्जी निकाल दूंगा, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। मतलब इवोल्यूशन में कभी ऐसी घटना घटी, ध्यान से बात सुनिएगा, ये सच्चाई है कि इवोल्यूशन में कभी ऐसी घटना घटी है कि एक बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल को छोटी प्रोकैरियोटिक सेल, बड़ी प्रोकैरियोटिक सेल ने छोटी प्रोकैरियोटिक सेल को इनगल्फ कर लिया, अंदर लेके आए, और लेकिन डाइजेस्ट नहीं किया, दोनों मिलकर साथ में सिम्बायोटिकली रहने लगे। और चूंकि ये सेल के अंदर घट रहा था, इसलिए एंडोसिम्बायोटिक बोला इसको हमने, ठीक है, क्लियर। और इस थ्योरी को दिया था अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने, इसको दिया था अल्टमान, शिम्पर और मार्गुलिस ने। देखिए ना, तो याद रखिएगा बेटा, यानी जो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है बेटा? दे आर इन्वॉल्व इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, ये कोशिकीय श्वसन में जो है वो भाग लेते हैं। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या काम करते था? क्लोरोप्लास्ट पार्टिसिपेट इन दी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, ठीक है ना, क्लियर। देखिए हम एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को एक शॉर्ट में देख रहे हैं, नटसेल में देख रहे हैं। देखिए दो इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया रहे होंगे, एक बैक्टीरिया ने दूसरे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया होगा, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंच गया होगा। अंदर पहुंचने के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि म्यूचुअल बेनिफिट में काम करना है, और एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के लिए जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करने लगा, अंदर वाला बैक्टीरिया। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का उदय हुआ। और फिर जब बैक्टीरिया डिवाइड किया तो दोनों कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट डिवाइड कर गए उसके। ऐसे करके जो है इवोल्यूशन के दौरान कुछ सालों के, कुछ 100 वर्षों के बाद, कुछ हजार वर्षों के बाद में जो है वो यूकैरियोटिक सेल का उदय हुआ, ठीक है। आप बोलोगे सर यकीन नहीं होता, थोड़ी कहानी ऐसी लगती है हमको ऐसा लगता है कि कलर्स का सीरियल सुना रहे आप हमको, हो सकता है कि आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि कलर्स का सीरियल जब बता रहे सब तो ऐसा हुआ होगा, है नहीं। मैं आपको प्रमाण भी बताता हूं उसके। क्लोरोप्लास्ट और सपोर्टिंग, व्हाट आर दी सपोर्टिंग एविडेंसेस, क्या इसके प्रमाण है? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया का साइज जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के साइज के समान ही होता है, यानी साइज वाइज में देखा जाए तो एक इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक सेल का साइज देखें आप, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का साइज देखें आप, तो आपको ऑलमोस्ट साइज में बड़ा अंतर देखने आपको नहीं मिलेगा। और जैसे प्रोकैरियोटिक सेल डिवाइड करती हैं, सिंपल फिशन करती हैं, यानी सेल 1 से 2 में सिंपली डिवाइड कराती है, बिल्कुल वैसे ही सिंपल फिशन आपको माइटोकॉन्ड्रिया में देखने मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने मिलता है। और इंटरेस्टिंग बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की इनकी स्वतः उत्पत्ति, डी नोवो ओरिजिन, स्वतः उत्पत्ति इनकी नहीं होती है, इनकी स्वतः उत्पत्ति या डी नोवो ओरिजिन नहीं होता है, मतलब अपने आप नहीं बनते। जैसे राइबोसोम है, राइबोसोम कैसे बनता है कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। बाहर से प्रोटीन आते हैं, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन जुड़ता है, ठीक है, प्लस प्रोटीन जुड़ता है, क्या बन जाता है? राइबोसोम बन जाता है। ऐसे बना, मतलब जो बाकी सेल कंपोनेंट है वो सेल के अंदर अपने बन रहे होते हैं केमिकल सेट के, जबकि यहां पर क्या है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ये सेल के अंदर अपने आप से नहीं बनते, पहले से प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करेगा तो नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, पहले से प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करेगा तो नया क्लोरोप्लास्ट बनेगा। मतलब ये तो बिल्कुल बैक्टीरिया के समान फीचर हो गया, ठीक है। फिर देयर फ्लूइड इंटीरियर कंटेंस 70, इनके अंदर का जो तरल भरा होता है। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो तरल पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा होता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। भूलना नहीं बेटा, के जो लिक्विड मटेरियल माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भरा होता है उसे हम जो है क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भरा होता है उसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। मतलब 70 राइबोसोम देखने मिल रहे हैं, ठीक है। फिर सर्कुलर डीएनए है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, और न्यूक्लियर डेवलपमेंट के, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, यहां भी ऐसे ही है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन के। जीन्स को देखो आप, ठीक है, तो आप क्या देखते हो? आप देखते हो प्रोकैरियोटिक के जो जीन होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक के जीन होते हैं कंटीन्यूअस के, उनमें
स्प्लिट जीन में कंटिन्यूस जीन होते हैं इनमें याद रखिए। अब हम आगे जीन पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक के जीन होते हैं कंटिन्यूस, प्रोकैरियोटिक के जीन होते हैं कंटिन्यूस और लगातार जीन होते हैं, एक ही इंफॉर्मेशन रखते हैं। जबकि यूकैरियोटिक के जीन होते हैं स्प्लिट जीन, तो ये जीन भी कंटिन्यूस होते हैं। तो जीन का जो नेचर है, जीन का काम करने का तरीका, वो प्रोकैरियोटिक का, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का एक समान है। ठीक है, मतलब ये है कि इतना लंबा टेबल है इसके, ठीक है, इतना लंबा टेबल है जो आपके हमने कंपैरिजन किया और हमने देखा है कि हमें बात समझ में आई कि ऐसा लगता है हमको कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और देखिए आप जैसे देखिए साइज देखिए एक समान है। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट के, क्रोमोसोम या डीएनए की बात करें, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के काफी हद तक सिमिलर है। ठीक है, क्लियर? Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. तो एक बात तो हमको समझ में यहां पे आ गई है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है। सेमी ऑटोनॉमी का मतलब है इनके पास अपना स्वयं का डीएनए है, दे हैव सर्टेन सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इनमें 100% इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इनके पास 70 राइबोसोम होता है, इंफॉर्मेशन को ये एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना? अब तो एक काम करेंगे, यहां पे थोड़ा सा उल्टा करेंगे हम। उल्टा ऐसा करेंगे इसमें हम कि पहले हम एनसीईआरटी के पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, देन उसको थोड़ा डिटेल में लेंगे उन पॉइंट को। मतलब मैं कहता हूं, समझा दूं बेटा आपको कि मैं दो प्रकार से पढ़ाता हूं। कई बार मैं अपना कंटेंट पढ़ाने के बाद एनसीईआरटी दिखाता हूं कि एनसीईआरटी में देखो ये लिखा है, पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी। कई बार मैं एनसीईआरटी पढ़ाकर अपने कंटेंट को एक्सप्लेन करता हूं बैठ के। तो इस बार हम क्या करेंगे, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ेंगे और इससे हमें ये मालूम चलेगा व्हाई एनसीईआरटी फर्स्ट, पहले एनसीईआरटी क्यों बता रहा हूं आपको, ताकि सिलेबस मालूम चले कि व्हाट पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस स्टेप, और उसके बाद हम उन पॉइंट को जो है वो थोड़ा सा जो है विस्तार में देखेंगे हम। क्लियर कर दूं? साइटोलॉजी आप बेटा थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आप, क्योंकि यही सारे कई चैप्टर की चाबी है। यहां पर यदि आपने माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से समझा है ना, तो जो एक चैप्टर है आपका 11th क्लास एनसीईआरटी में, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, उसको समझने में आपको आसानी होगी। समझ गए ना? चलिए फिर तो हम क्या बात कर रहे हैं बेटा, हम बात कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो, इसका सिंगुलर वर्ड है, एक अकेला एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के लिए आप क्या वर्ड यूज करेंगे, माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को बेटा आप क्या बोलेंगे, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया को आप माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जो है वो बगैर स्टेनिंग के नहीं देख सकते हैं आप। ठीक है ना? आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए आपको यदि माइक्रोस्कोप में देखना है तो स्टेनिंग इज इंपॉर्टेंट, के स्टेनिंग करना पड़ेगा। जब तक कि आप इनकी स्पेसिफिक स्टेनिंग नहीं करेंगे, यू कैन नॉट सी दी माइटोकॉन्ड्रिया अंडर दी माइक्रोस्कोप। एक बार आपने प्रॉपर स्टेनिंग कर लिया, और आपको पता है बेटा इसकी स्टेनिंग किससे करते हैं, जेनस ग्रीन से करते हैं। ये पढ़ाया हुआ मैंने आपको, किसकी स्टेनिंग आप जेनस ग्रीन से करते हैं, जो कि एक प्रकार का वाइटल स्टेन होता है। ठीक है ना? ठीक है, तो उसके बाद हम इसे देख पाएंगे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दे आर दी पावर हाउस ऑफ सेल, ये कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन दी एटीपी प्रोडक्शन, ये ऊर्जा को बनाने में भाग लेते हैं। और हमारी हर बॉडी की, हर सेल्स की, हर टिश्यू की एनर्जी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ऊर्जा की आवश्यकता अलग अलग होती है। देयर आर सम पार्ट्स व्हिच नीड्स मोर एनर्जी एंड देयर आर सम पार्ट व्हिच नीड्स लेस एनर्जी। तो जहां पर ऊर्जा की कम रिक्वायरमेंट है, उस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जिन सेल्स को, जैसे कि बर्ड्स की बात है, पक्षियों की जो फ्लाइट मसल सेल है, पक्षियों की जो उड़ने में हेल्प कर रही फ्लाइट मसल सेल्स है, दे नीड मोर एंड मोर माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा उनको, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल। क्यों वेरी करेगा बेटा? ये डिपेंड करता है कि सेल की मेटाबॉलिक स्टेट क्या है, सेल किस तरह की फिजियोलॉजी में इन्वॉल्व है, सेल मोर एक्टिव है या लेस एक्टिव है। मोर द एक्टिव सेल, मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, मोर द एक्टिव सेल, मोर नीड ऑफ एनर्जी, और मोर नीड ऑफ एनर्जी मींस मोर माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए आपको उसके लिए। क्लियर? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, कोशिका के ऊर्जा गृह होते हैं। क्लियर? तो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स।
हम एक एक चीज को समझ रहे हैं। पहले हम एनसीईआरटी की पूरी लाइनों को समझते हैं, फिर थोड़ा हम जो है बिटवीन द लाइन इंटर करेंगे। हम समझ गए ना बेटा? आपको एकदम तैयार रहना है, कोई भी इफ और बट नहीं चाहिए मेरे को। मतलब मैं हर बार आप में से कई बच्चे ऐसे हैं जो पता नहीं इस बार मैं बहुत महसूस कर रहा हूं इसको, मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर मुझे लगता है कि शायद से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा बेटा, है ना? मतलब मुझे ऐसा लगने लगा कि थोड़ा सीरियस क्राउड की संख्या कम है, तो यू शुड बी लिटिल बिट सीरियस, क्योंकि बेटा एग्जाम का मामला है यार, मजाक थोड़ी ना हटके, है ना? आप मतलब हर चीज में कंफर्ट ढूंढेंगे, हर चीज में सुविधा ढूंढेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना? आप समझो ना बात को, कि मैं आपसे कह रहा हूं ना बेटा कि आपको कम से कम नहीं समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज कहीं और जाके कोई और टीचर जिस पे भरोसा हो, जो कोई कोचिंग जो 2-5 लाख रुपए देकर आपको पढ़ाती है कोचिंग, वहां चले जाइए, आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत ज्यादा मजा आएगा वहां पढ़ने में, ठीक है? यहां तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा, आप सेल्फ मोटिवेशन सेल्फ डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर in terms of shape and size also considerable degree of variability is observed। अब देखिए सिंपल सी बात है, अब ये भी डिपेंड करता है कि माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह की सेल्स में है, उस सेल का शेप साइज क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई फेन है? माइटोकॉन्ड्रिया जनरली माइटोकॉन्ड्रिया सॉलिड शेप होते हैं, ऐसे होते हैं जनरली माइटोकॉन्ड्रिया का शेप इस प्रकार का सॉलिड शेप होगा। इसके इनर मेम्ब्रेन में आपको फोल्ड देखने मिलेंगे, इनर मेम्ब्रेन हमको फोल्ड देखने मिलते हैं, ठीक है? डबल मेम्ब्रेन के बारे में तो पढ़ा हुआ ऑलरेडी हमने, ठीक है? ऐसे फुल जनरली सॉलिड शेप देखने मिलेंगे आपके, बट दे में बी सिलेंड्रिकल, दे में बी ब्रांच। तो माइटोकॉन्ड्रिया से आप देखिए, जो स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? स्पर्म माइटोकॉन्ड्रिया होता है स्पाइरल शेप का होता है स्पर्म में कहां होता है? मिडिल पोर्शन में होता है, मिडिल में होता है, ठीक है ना? स्पर्म में क्या होता है? मिडिल में होता है, जो मिड पीस होता है उसमें होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो सेल का शेप वेरी किया, माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वेरी कर गया, क्या फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है ना? मतलब वेराइटी ऑफ शेप देखने मिलते हैं। टिपिकली इट इज सॉसेज शेप के, जनरली ये क्या होता है? सॉसेज के समान आपको सिलिंड्रिकल शेप का आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है? या तो आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, या फिर आपको जो है वो इस प्रकार से सिलेंडर के समान ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। इनका डायमीटर जो होता है वो वेरी अब आपके पास 25 किताबें अलग अलग होंगी, ठीक है? अलग अलग जानकारी होगी, तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो एनसीईआरटी में लिखे ना फिगर वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी दोस्त जो है ना हनी भी, ये बोलती है कि तुमने यदि इसको याद नहीं रखा ना तो तुमको एग्जाम में डंक मार देगा, ठीक है? और डंक मेरे डंक से भी ज्यादा जहरीला है। ये हनी भी बोलती है कि दोस्त तुमने यदि मैंने बताया आईएमपी है ये और तुमने याद नहीं रखा ना तो मैं तो डंक मारूंगी, एग्जामिनर का डंक बहुत भारी पड़ जाएगा, है ना? ठीक है? तो 0.2 से लेके 0.1 माइक्रोमीटर, एवरेज 0.5 माइक्रोमीटर इसका जो डायमीटर होता है, और लेंथ इसकी 1 से लेके 4.1 माइक्रोमीटर होती है। याद रखना है, भूलना नहीं है, लिख लेना बेटा कहीं, ठीक है? क्लियर? लिखा है उसमें सब एनसीईआरटी में। फिर ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। अब ये तो बहुत पहले से मालूम है हमको, याद है हमने मेम्ब्रेन का फ्लो चार्ट बनाया था, है ना? बहुत सारी जानकारी हम पहले ही निकाल चुके हैं, है ना? ज्ञानी तो हम पहले ही बन गए आधे ज्ञानी, अब आधा ज्ञान हमको और प्राप्त करना है तक आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना? क्लियर? अब देखो बेटा सिंपल सी बात है इसमें कि देखो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया इसका, है ना? ठीक है? ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। इनर मेम्ब्रेन में कुछ फोल्ड होते हैं तो हमने फोल्ड भी बना दिए, ठीक है? हमें जैसे बता रहा हूं वैसे देखो, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है? इनर मेम्ब्रेन, ठीक है ना? बनाया हमने। अब देखो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो जगह है ना, इसको बोलते हैं हम, इस जगह को हम क्या बोलते हैं? जगह के लिए हम वर्ड यूज करते हैं, इसको बोलते हैं हम आउटर कंपार्टमेंट, आउटर चेंबर, आउटर कंपार्टमेंट या आउटर चैम्बर कहते हैं इसको हम, ठीक है? और जो अंदर है इनर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ उसे बोलते हैं हम इनर चैम्बर बोलते हैं। ये सब चीजें एकदम दिमाग बनाना चाहिए, ये फिजियोलॉजी में भी काम आएगा बेटा, ठीक है ना? क्लियर? ठीक है? इनर चैम्बर के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो लिक्विड इनर चैम्बर के अंदर भरा होता है वो होता है मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स, ठीक है? अंदर भरा होता है। क्लियर? तो इनर चैम्बर मतलब इनर कंपार्टमेंट, आउटर चैम्बर मतलब आउटर कंपार्टमेंट, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के। तो आउटर कंपार्टमेंट कहां होता है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होता है। और इनर कंपार्टमेंट कहां होता है? इनर कंपार्टमेंट जो है इनर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है? क्लियर? तो इसका मतलब आउटर इनर मेम्ब्रेन होती है डिवाइडिंग इट्स ल्यूमेन, माइटोकॉन्ड्रिया के ल्यूमेन को दो हिस्सों में बांटती है, दो एक कंपार्टमेंट में, एक होता है आउटर कंपार्टमेंट, दूसरा होता है इनर कंपार्टमेंट, ठीक है? तो मैंने डायग्राम बनाया समझाने के लिए, एकदम दिमाग में रखना बेटा, क्लियर इंफॉर्मेशन, गलती मत करना, ठीक है? देखिए ना, अब ये आपको मैंने दिखाया एनसीईआरटी का इमेज दिखाया, एग्जाम में लेवलिंग करने को आएगा तो यही मजा आएगा।
ठीक है यार, हमेशा है ना, एक बात बोलता हूं मैं, पढ़ने का मजा लिया करो बेटा, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, हम हर 2-4 दिन में हमको लगता है कि डिप्रेशन हो रहा है, इतना छूट गया है, क्या होगा, इतना बड़ा एग्जाम, मेरे घर का माहौल, दोस्त ने ऐसा हो गया, वो वहां चला गया, कोरोना कोरोना कोरोना। भैया देखो ऐसा है यार, देखो जो अपने हाथ में ना, वो जो हमारे हाथ में वो हम कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है सिर्फ कि आपको अपने पढ़ने पे फोकस करना, और दूसरी बात है कि आपको जो भी आप पढ़ रहे हैं ना उसको मजा लेके पढ़िए, कि हम जानने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है हम तनाव लेके कुछ सीखेंगे नहीं, हमारा ब्रेन जो है ना वो स्ट्रेस में कई बार क्या होता है वो कम चीजों को मेमोराइज कर पाता है, ठीक है। आप उसको फ्री छोड़िए, सीखने के प्रोसेस में मजा ले लीजिए पढ़ने का, ठीक है। तो आपको देखिए, आप खुद देखिए ना, आप थोड़ा अपना सोचने का नजरिया तरीका बदलिए, आपके इफेक्टिवनेस चेंज आएगी बेटा, के बढ़ जाएगी इफेक्टिवनेस। सबसे पहले हमने कहा ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, और यही क्या है, यही आउटर कंपार्टमेंट है, यही आउटर कंपार्टमेंट है, ठीक है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इसे हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहते हैं, ठीक है। फिर अंदर क्या है, अंदर देख रहे हैं आप, अंदर जो दिखाई पड़ रहा है आपको, ये क्या है, ये है इनर, ये है इनर कंपार्टमेंट, इनर कंपार्टमेंट है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, इसके अंदर जो है वो मैट्रिक्स, के अंदर मैट्रिक्स भरा हुआ है। इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, तो क्रिस्टी इज इंपॉर्टेंट। ये इनर मेम्ब्रेन का फोल्ड है, अंदरूनी मेम्ब्रेन के जो फोल्ड होते हैं बेटा, इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड तो हम क्रिस्टी कहते हैं, क्लियर, पहले भी देखा हमने इसके बारे में। चलिए, द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स, के इनर कंपार्टमेंट में मैट्रिक्स भरा होता है। द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटेस्ट लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, के आउटर मेम्ब्रेन में, मतलब कहने का मतलब है नो फोल्ड्स, के आउटर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स नहीं होते हैं, जबकि इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, फोल्ड होता है। साफ साफ लिखा ना कि आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस बाउंड्री में आता है, तो आउटर मेम्ब्रेन में आपको कंटीन्यूअस बाउंड्री मिलेगी, कोई फोल्ड आपको देखने नहीं मिलेगा, के जबकि द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, सिंगुलर क्रिस्टा होता है, और प्लांट्स में इनको हम टिब्यूली कहते हैं, प्लांट्स में इनको हम टिब्यूली भी कहते हैं, ठीक है, क्रिस्टी या टिब्यूली, क्लियर। इनर मेम्ब्रेन में आपको इनफोल्डिंग्स देखने मिलती है, जिन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है। ये मैट्रिक्स यानी फोल्डिंग कहां होती है, मैट्रिक्स की होती है, अंदर इनर चेंबर में मैट्रिक्स की तरफ हमको फोल्डिंग ये देखने मिलती है। क्रिस्टी से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन को यदि आप, जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये मैंने कहा ये जो है इनर मेम्ब्रेन है, ये ठीक है, ये इनर मेम्ब्रेन है, के दोनों को यदि हमने जो है वो ओपन कर लिया, तो ये आउटर मेम्ब्रेन की लंबाई है और ये इनर मेम्ब्रेन की लंबाई है। क्यों इनर मेम्ब्रेन लंबी अधिक क्यों है, क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड थे, तो फोल्ड के कारण उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब खास बात, वेरी वेरी, मैंने कहा था आपसे दोनों मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, टेस्ट के अंदर क्वेश्चन दिया था आपको मैंने, ये ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की दोनों मेम्ब्रेन जो होती है वो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करती हैं, दोनों का कंपोजिशन अलग अलग होता है, और दोनों फंक्शन भी अलग अलग प्रकार से करती हैं, मतलब द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ऑन स्पेसिफिक एंजाइम वेरी वेरी आईएमपी, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन से संलग्न होते हैं, मतलब आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम का टाइप अलग होता है, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम का टाइप अलग होता है, और दोनों मेम्ब्रेन जो है वो दोनों की दोनों फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफर करती हैं, ठीक है ना। मतलब ये mitochondria is the good example of compartmentalization of enzymes, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर ने ऐसे पूछ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एंजाइम के खंडीकरण या कंपार्टमेंटलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल है। उसके पीछे कारण ये है कि आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग, आउटर कंपार्टमेंट के एंजाइम अलग, इनर मेम्ब्रेन के एंजाइम अलग, और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के एंजाइम अलग। जो क्रेब्स साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेट होती है, ठीक है ना, क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इनर मेम्ब्रेन में ऑपरेट होता है, ठीक है, क्लियर। द माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, के जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे आखिर में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, यानी वायु श्वसन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन का इस्तेमाल पता है आपको कहां होता है, यह होता है क्रिस्टी पे, क्रिस्टी पर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के फोल्ड को हम क्रिस्टी कहते हैं, वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है सबसे आखिरी स्टेप में, लास्ट स्टेप में, ठीक है।
इन द लास्ट, यानी पूरे वायवीय श्वसन में, एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे आखिरी स्टेप में ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर। दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी, ये कोशिकीय ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं एटीपी के फॉर्म में। एटीपी को हम एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। पूरा नाम इसका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसलिए इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, इनको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बेटा। ठीक है। द मैट्रिक्स ऑल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। मैट्रिक्स के अंदर एक, अब देखो सिंगल स्टैंड नहीं, कई बच्चे इसको लेके कंफ्यूज करते हैं, लास्ट ईयर भी कंफ्यूज कि सिंगल स्टैंड नहीं है, एक संख्या में एक है ये। ठीक है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। कुछ आपको जो है वो आरएनए मॉलिक्यूल देखने मिलेंगे, ठीक है, राइबोसोम देखने मिलेंगे, और आपको कुछ कंपोनेंट जो है वो देखने मिलेंगे, जो कंपोनेंट प्रोटीन बनाने में रिक्वायर वो देखने मिलेंगे आपके। हालांकि द मैट्रिक्स आल्सो पोजेस सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंड मॉलिक्यूल, एक गोलाकार डीएनए मॉलिक्यूल यहां पर पाया जाता है। तो याद रखना बेटा, ये नंबर एक, ये सिंगल स्टैंड नहीं होता है, डबल स्टैंड ही, डीएनए डबल स्टैंड ही होता है। ठीक है, संख्या में ये एक लिखा हुआ है यहां पे एनसीईआरटी में, पर ट्रुथ एनसीईआरटी में 1 लिखा है, परंतु सच ये है कि 2 से लेकर 6 तक आपको सर्कुलर डीएनए देखने मिल सकते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये फैक्ट है बेटा। ठीक है ना। तो अभी चूंकि एनसीईआरटी में उन्होंने सिंगल लिखा है, तो हम सिंगल ही मानकर चलेंगे हम। ठीक है ना, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशन, माइटोकॉन्ड्रिया जो मैंने कहा ना, जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप को जो है वो डिवाइड करते हैं, फिशन के थ्रू अपने आप को डिवाइड करते हैं। क्लियर, चलिए। तो ये तो देखा हमने कि एनसीईआरटी में क्या कहानी लिखी हुई है। एनसीईआरटी की सारी लाइनें हमने आपको बताई, और इनमें से आधी लाइनों के बारे में हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके थे हम। क्लियर, ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा हम अपने एंगल पे बात करते हैं। जो नोट कर लिया ना आपने, उसको दोबारा नोट मत कर, दोबारा पॉइंट को रिपीट मत करना बेटा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिखना, पर मैं समझा रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकी उपापचय से जुड़े होते, दे आर कनेक्टेड विद दे आर कंसर्न विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म बिकॉज़ दे आर द पावर हाउस ऑफ द सेल। कि इनमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन देखने मिलती है आपको। ठीक है, और इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड होते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आपको प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में आपको देखने मिलेगा। द वेरी एक्टिव सेल हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अधिक सक्रिय कोशिकाओं में आपको बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया देखने मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिए प्लीज। ठीक है, एमसीक्यू देखने मिलेंगे आपको बुक के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय कॉलिकर इन द स्ट्रेट मसल्स ऑफ इंसेक्ट, कॉकरोच की थाई मसल के। माइटोकॉन्ड्रिया को नोट करते जाइए, माइटोकॉन्ड्रिया को पहली बार कॉलिकर ने कीटों की रेखित मांसपेशी से में देखा। Mitochondria was first observed by Colliker in the straight muscles of insect के माइटोकॉन्ड्रिया को कॉलिकर ने सर्वप्रथम कीटों की रेखित मांसपेशियों में देखा, ब्रैकेट में थाई मसल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की जांघ की मांसपेशी में, थाई मसल ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की जांघ की मांसपेशी में। बॉटनी में या हम बोले बायोलॉजी में एक बड़ी चमत्कारी चीज होती है, देखता कोई और है, खोजता कोई और है, नाम कोई और देता है। तो भैया तीनों को याद रखना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, फिर बट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एंड आल्टमान, परंतु इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग और आल्टमान को दिया जाता है। बट द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी इज गोज टू फ्लेमिंग एंड आल्टमान, परंतु इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग और आल्टमान को दिया जाता है। क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी गोज टू फ्लेमिंग एंड आल्टमान, परंतु इसकी खोज का श्रेय फ्लेमिंग और आल्टमान को दिया जाता है। फ्लेमिंग कॉल्ड इट फिला, फ्लेमिंग ने इसको फिला कहा और आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा, आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। ठीक है, फ्लेमिंग कॉल्ड इट फिला, फ्लेमिंग ने इसे फिला कहा, आल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा। कॉलिकर कॉल्ड इट सार्कोसोम, कॉलिकर ने इसको सार्कोसोम कहा। ये नाम भी याद रखने हैं आपको, याद रखना हटके, कॉलिकर ने इसको सार्कोसोम कहा। एंड बेंडा प्रपोज टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के, माइटोकॉन्ड्रिया शब्द को देने वाले साइंटिस्ट थे बेंडा। ठीक है ना, बेंडा प्रपोज टर्म माइटोकॉन्ड्रिया के। अब ये जो है ना, ये आप जो बच्चे अभी हाल ही में 2020 के लिए एनटीए का मॉक टेस्ट दे रहे हैं ना, उनको सारे क्वेश्चन इस तरह के आ रहे हैं क्या। तो बेटा ये क्या है, डेटाबेस है ना, ये क्वेश्चन के डेटाबेस की इंफॉर्मेशन है कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो इनको हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी इन क्वेश्चन को अपने एग्जाम में ले सकता है। तो बेंडा प्रपोज टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मैप्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स के। मैप्स पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को पौधों में देखा। मैप्स वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन प्लांट्स। मैप्स पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने
माइटोकॉन्ड्रिया को पौधों में देखा, ब्रैकेट में इन द लीफ सेल्स ऑफ निम्फिया, निम्फिया की पत्ती की कोशिकाओं में, इन द लीफ सेल्स ऑफ निम्फिया, निम्फिया की पत्ती की कोशिकाओं में, इन द लीफ सेल्स ऑफ निम्फिया। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बेंसले एंड हॉर, देखिए निकाल लिया इन्होंने बाहर, सेल से बाहर निकाल लिया स्टडी करने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया वेर फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड बाय बेंसले एंड हॉर, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम बेंसले और हॉर ने पृथक्कृत किया, ब्रैकेट में फ्रॉम द लिवर सेल ऑफ माउस, चूहे की यकृत कोशिकाओं से, फ्रॉम द लिवर सेल ऑफ माउस, चूहे की यकृत कोशिकाओं से, लिवर सेल से। ठीक है। माइकेलिस एंड किंग्सबरी, माइकेलिस एंड किंग्सबरी फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन रेस्पिरेशन, माइकेलिस और किंग्सबरी ने पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका श्वसन में बतलाई। नोट करना है सारे पॉइंट, कॉपी में दिखना चाहिए। माइकेलिस और किंग्सबरी ने माइटोकॉन्ड्रिया की भूमिका श्वसन में बतलाई। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिस्कवर्ड बाय नास एंड नास, दो ब्रदर्स के। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, एम्प्टी डीएनए इंपॉर्टेंट है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तब बात करेंगे हम, जब हम जो है वो प्लांट में मेज स्टेरिलिटी पढ़ेंगे तब बात करेंगे। आज बात समझ में नहीं आ रही है, पर जब हम वो 12th वाला हिस्सा पढ़ेंगे तब समझ में बात आपको आएगी। क्या नोट कर लीजिए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए डिस्कवर्ड बाय नास एंड नास के। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को नास ब्रदर्स ने खोजा, नास और नास ने खोजा। ठीक है। ब्रैकेट में हैविंग 13 जीन, इसमें 13 जीन होते हैं, 13 जीन होते हैं। ठीक है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस रिवील्ड 16,569 बेस पेयर, ठीक है ना, इनकोडिंग 37 जीन। क्या मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में, अब ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली? एक बड़ा भारी प्रोजेक्ट हुआ था 1990 में, शुरू किया गया था 1990 में, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें कि मनुष्य के सारे जीन पढ़े गए थे, उसमें ये भी शामिल था। ठीक है। ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सीक्वेंस रिवील्ड 16,569 बेस पेयर के, मनुष्य के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए क्रम में 16,569 क्षार जोड़े होते हैं, बेस पेयर होते हैं, जिनमें कि इनकोडिंग 37 टोटल जीन, जो कि कुल 37 जीन को सूचित करते हैं। इनकोडिंग टोटल 37 जीन, 37 जीन को जो सूचित करते हैं। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन भी देखो, ये सब बेटा जो है एनसीईआरटी में जो हिस्से दे रखे हैं बेटा, कुछ 11th का पोर्शन है, कुछ 12th का पोर्शन है, हमें दिमाग में रखना है एक जगह बैठ के। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड, माइटोकॉन्ड्रिया को हम ये भी कहते हैं, इन्हें कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं, कॉन्ड्रियोमाइट भी कहते हैं, फिला वर्मिकुल्स भी कहते हैं, और प्लास्टोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए हम क्या वर्ड और यूज करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कॉल्ड कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोसोम, ठीक है, कॉन्ड्रियोमाइट, फिला वर्मिक्यूल्स एंड प्लास्टोकॉन्ड्रिया, ये शब्द भी इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ठीक है, लिखा? चलिए, इन एल्गी माइक्रोस्टेरियाज, एल्गी माइक्रोस्टेरियाज में देयर इज वन माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। एल्गी माइक्रोस्टेरियाज में एक कोशिका में केवल एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक है। ये मत सोचना कि सुख से रहेंगे, केवल एनसीईआरटी की 4 लाइनें याद कर लेंगे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है एग्जाम में। एनसीईआरटी तो पूरा पढ़ना पड़ता है, बिटवीन द लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है, बियॉन्ड एनसीईआरटी भी पढ़ना पड़ता है, जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, कॉम्पिटिशन के लिए जरूरी है, वो सब पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना, इसलिए लिख लो इसको। ठीक है, ठीक। और यही चीजें जब आप 2-5 लाख रुपए कोचिंग में जाके फीस देंगे तब आपको वो यही चीजें लिखाते हैं वहां पे भी। ठीक है ना, याद रखना। इसलिए बिल्कुल भी है ना, एकदम सीरियस रहिए बेटा, मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे ना। ठीक। इन प्रोटोजोआ चाउस, प्रोटोजोआ चाउस में, इन प्रोटोजोआ चाउस 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द सेल। ठीक है, चाउस प्रोटोजोआ में जो है वो आप एक सेल के अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है। हमारी किडनी की जो सेल है, रीनल ट्यूब्यूल, जो हमारी किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं, रीनल ट्यूब्यूल सेल हैं, उनमें 300 से लेके 400 नंबर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। लिवर की एक सेल के अंदर 1000 से लेके 16000 माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने मिलेंगे। स्पर्म में 20 से लेके 25 माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, नंबर वेरी करता है, पर एक एवरेज नंबर यहां पर दे रखा है। ठीक है ना, क्लियर? तो नंबर भी बड़ा वेरिएबल है, एक ही ह्यूमन बॉडी के अंदर आपको बड़ा अंतर देखने मिल सकता है यहां पे। ठीक है ना। The mitochondrial system of a cell is called,
कॉन्ड्रियोम के, यानी एक कोशिका में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वो सब मिलकर एक एनर्जी प्रोवाइडिंग सिस्टम बनाते हैं। एक लिविंग सेल में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं वे सब मिलकर एक एनर्जी प्रोवाइडिंग सिस्टम बनाते हैं, और ये सिस्टम क्या कहलाता है? ये सिस्टम कहलाता है ये कॉन्ड्रियोम कहलाता है। इसे बोलते हैं हम कॉन्ड्रियोम कहते हैं कि The mitochondria takes vital straining, माइटोकॉन्ड्रिया वाइटल स्ट्रेनिंग लेते हैं, जैविक रंजन लेते हैं। और याद है इसके लिए हमने पढ़ा था, इसके लिए हम जेनस ग्रीन का इस्तेमाल करते हैं या जेंटेन वायलेट का यूज करते हैं हम स्ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम इसके लिए जेनस ग्रीन या जेंटेन वायलेट का इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। सिगविट स्कारलेट पावर हाउस, कहने पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल के। सिगविट्स ने इसको क्या बोला? पावर हाउस वर्ड। सिगविट्स ने इसके लिए पावर हाउस शब्द का इस्तेमाल किया, सिगविट्स ने इसके लिए पावर हाउस वर्ड का यूज किया के सिगविट्स स्कारलेट पावर हाउस के। तो बहुत सारा क्रोनोलॉजी हो गया आज। तो मतलब ये होगा कि हमने जो है वो बड़ी संख्या में हमने चीजों को नोट डाउन किया। यहां पे हमने हमरे पास इंफॉर्मेशन का ढेर लग गया अभी तो। ठीक है, तो भैया ऐसा है, रुकना पड़ेगा अब यहाँ पे। ये पहले तो इन्फॉर्मेशन दिमाग के अंदर जाना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन ये, है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो हमें बड़े ध्यान से समझना होगा बेटा। ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे, फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी हो वो, तो उसमें हम ये माइटोकॉन्ड्रिया वाला हिस्सा को हम फिनिश करेंगे। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल जिस पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, है ना। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने हमेशा कहा आपसे कि ना पढ़ने को जो है वो अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लीजिए, पढ़ने को एक मनोरंजन गतिविधि बना लीजिए कि पढ़ने में मजा आ रहा है हमको, कि क्लासेस को बर्डन मत समझिए, अपने लक्ष्य को सबसे प्रायोरिटी पर रखिए। क्योंकि देखिए आज आप जो है ना आने वाले 2 सालों बाद आपको लोग किस तरीके से जानते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यू आर इन द कैरियर बिल्डिंग प्रोसेस। क्या है, आप देखो, मेरा यदि आप नहीं भी पढ़ते हैं तो मेरा कुछ नहीं जाता है, जैसा जो हूं मैं। देखिए मुझे जहां पहुंचना था, मुझे जो डिग्रियां लेनी थी, जो मुझे मेडिकल में करना था, वो मैंने कर लिया। ठीक, आज मैं सोचूं कि मैं आज जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊं तो शायद पॉसिबल नहीं है। कि मैं आज सोचूं कि मैं आज जज बन जाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। मैं आज सोचूं कि आज मैं कुछ और करूं, मैंने जो करना था मैंने अपना क्या किया, और आई एम वेरी हैप्पी। और मैं अपना शौक, अपना पैशन भी कंटिन्यू कर पा रहा हूं आपको पढ़ा के, ये भी मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो मेरा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका बड़ा फर्क है। आप गंभीर हैं, सिंसियरली पढ़ रहे हैं, तो आपका करियर जो है वो एक आम स्टूडेंट से आप मेडिको बन जाएंगे। एक पता है आपको मेडिकल स्टूडेंट के वर्ड के लिए क्या वर्ड यूज होता है? मेडिको। हम लोग जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, हम क्या बोलते थे? अच्छा वो तेरा फ्रेंड है क्या? हाँ। नॉन मेडिको है? हाँ नॉन मेडिको है। कैटेगराइजेशन हो गया। मेडिको मतलब डॉक्टर बच्चा, नॉन मेडिको मतलब डॉक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब इतना बड़ा। तो ये जो है आपकी जिंदगी में आपको मेडिको वर्ड को ऐड करना है कि नहीं करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके लिए इन 2 सालों में आपने, इन 1 साल में आपने अच्छे से मेहनत नहीं किया ना बेटा, यू विल लूज सो मेनी थिंग्स। के इवन यू डोंट नो कि आपने लूज क्या किया, ये भी पता नहीं चल पाएगा जिंदगी भर। इसलिए सीरियस, गंभीर, पढ़ने में मजा लीजिए, एमसीक्यू लगाइए, नो इफ नो बट, डोंट बिकम ए कंप्लेंट बॉक्स। ठीक है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखिए चीजों के लिए। सूरज उगता है सुबह, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं कोई रिलीजियस बिलीफ की को आपको थोप रहा हूं। मैं बोलता हूं कि जब हवा चलती है, आपको सुंदर से सा दृश्य दिखाई पड़ता है, सुंदर पौधे दिखाई पड़ते हैं, अच्छे फ्लावर दिखाई पड़ते हैं, जस्ट से थैंक्स टू गॉड, कितना सुंदर है सब कुछ। अच्छी सी बारिश हो रही बाहर, आप खिड़की से बैठ के देख रहे हैं, एक अच्छा सा खुशबू आ रही मिट्टी की, और एक बड़ा अच्छा सा मौसम हो रहा है, थैंक्स टू गॉड। अपने अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग डेवलप कीजिए। उससे क्या होगा बेटा, उससे आप पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। मैं देखता हूं, मैं कुछ भी कर दूं, मैं ये नहीं बोलता कि आप तारीफ करें मेरी, मैं ये बोलता हूं कि आवर टीम इज ट्राइंग सो हार्ड। डिफिकल्ट डेज, बॉम्बे में कोरोना मतलब अमिताभ बच्चन को हो गया, सबको हो गया। मतलब आप समझ लीजिए कि मतलब कि बॉम्बे इज बिकमिंग ए ईपी सेंटर, की घर से बाहर निकलने में डर लगता है कि पता नहीं क्या होगा कल। ठीक है ना, दे आर वर्किंग। अमर सर अपने घर से रोज ऑफिस में, अकेले आदमी जो ऑफिस जाते हैं, ठीक है ना, अपने घर से रोज वो गाड़ी उठाते हैं, अपने मेरे ऑफिस पहुंचते हैं, मेरी पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं अपनी, उसके ऑफिस जाते हैं, अकेले चाबी खोलते हैं और पूरा रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, क्योंकि घर पे सेटअप लगाने का अरेंजमेंट नहीं उनके घर में, थोड़ा घर बॉम्बे में छोटे होते हैं इनका। मेरे घर में अरेंजमेंट था तो मैंने लगा लिया। संजय सर का घर बड़ा है भोपाल के अंदर, उनका सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, तो
मैं रोज फोन लगाता हूं, पूछता हूं सर मास्क लगाना, सर शील्ड लगाना, सर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सर बाइक को भी सैनिटाइज करना, ऐसा करना सर, है ना, आप ये कि आप ध्यान रखना, किसी से मिलना मत, किसी से बात मत करना। रोज मुझे चिंता होती रोज उनकी। मेरी पूरी टीम घरों से काम कर रही है। जो टाइपिस्ट थे, केमिस्ट्री के टाइपिस्ट से, केमिस्ट्री के जो टाइपिस्ट थे वो निकिता है, बायोलॉजी के लिए आसिफ है, दिनेश दीक्षित है के, और फिजिक्स के लिए देवेंद्र है के। तो ये जो कंपोजर की टीम है, इसके ऊपर फिर जो है वो हमारे सपोर्ट टीम में है, देवज्योति जी हैं, सागर जी हैं के, और 3-4 लड़कियां हैं जो वापस काम संभालती हैं पूरा के। फिर इसके अलावा और भी स्टाफ है बहुत सारा के जो काम कर रहा होता है, और वो सारा स्टाफ अपने घरों से बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा होता है। सबको बोलता बाहर मत निकलना बैठ के। जैसे ये दिसंबर जनवरी में खबर आई थी कोरोना की, मैंने सबसे पहला काम किया था, मैंने N95 मास्क खरीदा मैंने बड़ी संख्या में, और अपने पूरे स्टाफ को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। मैंने कहा सब लोग रख लो। सब सोचे सर मास्क का क्या करेंगे, क्या है सर अभी कैसा, अरे सर सब हवा है, वो तो चीनी खबर है, ऐसा फालतू। मैंने कहा रख लो, बाद में मिलेगा नहीं मास्क। ये सबके काम आया मास्क को। हम परिवार है पूरे बायोमेंटर से। किसी का जो है वो तकलीफ भी होती है तो हम सबको तकलीफ होती है। मैं आप सबकी तरफ से उनको थैंक्स बोल चुका हूं, और मुझे लगता है देखिए कमी तो रह जाएगी ना यार, कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, कोई ना कोई कमी रह जाएगी, कमी को इंप्रूव करेंगे थोड़ा सा यार, है ना। ठीक है, हम आपने बताया ये काम नहीं कर रहा सर, ठीक से काम नहीं कर रहा, वी विल इंप्रूव दैट सेल्फ, गिव अस सजेशन, डोंट कंप्लेंट। कैसी मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं आप मेरे बच्चे ऐसे हैं तो मैं बोल रहा हूं कि जिंदगी में हमेशा चीजों को का देखने का नजरिया बदलिए। खामियां निकालने में बहुत यदि मैं आपसे बोलूं चलो आप ही ऐप बना लो, जस्ट क्रिएट ऐप योरसेल्फ, आई विल गिव यू द मनी। इट्स नॉट जोक, ठीक है, मजाक थोड़ी ना है। टीम काम करती बड़ी सारी, है ना, बहुत सारे उनके फॉर्मूले होते हैं, कोडिंग होती है बहुत सारी के। तो लाइफ में हमेशा जब आप ग्रेटिट्यूड रखते हैं ना तो प्रकृति आप पर मेहरबान होती है। उसे मालूम है कि इस पर मेहरबान होने का लॉजिक बनता है। और जिसको हर तरफ कमी, बाहर पानी गिर रहा है, सुंदर सा कीचड़ हो गया होगा, अरे भाई देखना आसमान से पानी गिर रहा है, धरती प्यासी है, खेतों में पानी जा रहा है, फसल होगी कल को, इसमें पेड़ पौधे खिलेंगे, ठीक है, वो जो हमारी अंडरग्राउंड वाटर टेबल बनेगा, पानी मिलेगा, बाहर कीचड़ होगा। तो भैया ठीक, तो मतलब तुम चाहते क्या हो जिंदगी में? नहीं साहब हम तो एक ही चीज चाहते हैं, क्या? आई एम ए कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है, आई जस्ट वांट टू कंप्लेंट, ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया। तुम्हारा क्या? कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। हमारा क्या हमको नहीं मालूम, ठीक है। तो प्लीज बिकम ए ग्रेटिट्यूड पर्सन, ठीक है, नॉट ए कंप्लेंट बॉक्स, ठीक है। ऑल दी बेस्ट बेटा। और जो भी कमियां रहेगी ना बेटा, सजेशंस में आप बताइएगा हमको, तो हम लोग उसको में अगला जो अपडेट डालेंगे उसमें हम और इंप्रूव कर देंगे उसके। दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज नॉट माइंड, के आई एम जस्ट मैनेजिंग थिंग्स, आई एम मैनेजर हियर, नोबडी एल्स, नथिंग एल्स, इट्स योर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ठीक। ऑल दी बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.